हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हम अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, कई सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे डिटेल में देखिएगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है यहाँ से आपको 2 नंबर तक के कवरेज का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि 75 मार्क्स में अगर वो 25-25 नंबर का इनकम टैक्स, ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी नहीं पूछते तो वो जनरली क्या करते हैं, अकाउंटेंसी को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं क्योंकि सिलेबस कंपैरेटिवली ज़्यादा है इसमें मेंशन। तो आप समझिए कि 35 नंबर का अकाउंटेंसी आ सकता है, 35 नंबर तक आ सकता है और इधर 20-20 नंबर के आसपास का इनकम टैक्स और ऑडिट आएगा। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरा ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डिस्क्रिप्शन पे जाके ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके और क्विज के लिए आप वहाँ पर इनरोल करा सकते हैं, जहाँ पर आपको इनकम टैक्स, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन की हम बात क्यों करते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस किया साल भर बिजनेस करने के बाद आप 5 अकाउंटेंट्स के पास में गए। ठीक है ना, 5 लोगों के पास में गए, 5 अकाउंटेंट थे आपके पास, तो 5 अकाउंटेंट्स के पास में गए। अब आपने उनको अपना सारा डिटेल दिया, बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शंस की डिटेल दी। अब एक अकाउंटेंट ने आपका प्रॉफिट बताया 1 लाख रुपए, दूसरे अकाउंटेंट ने आपका प्रॉफिट बताया 70,000 रुपए, तीसरे अकाउंटेंट ने आपका प्रॉफिट बताया 40,000 रुपए, चौथे अकाउंटेंट ने आपका प्रॉफिट बताया 1,20,000 रुपए और पांचवें अकाउंटेंट ने आपका प्रॉफिट बताया 1.5 लाख रुपए। अब आप बोलेंगे बिजनेस एक, ट्रांजैक्शन सेम, फिर भी ये प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है। हर अकाउंटेंट अलग अलग प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि यहां पर देखो हर अकाउंटेंट का प्रॉफिट अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि हर अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कंसेप्ट चाहिए विच आर जनरली एक्सेप्टेबल, जिनको सब लोग फॉलो करते हैं। उससे क्या होगा, उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, कंपेरेबिलिटी आएगी, ठीक है ना, और कंसिस्टेंसी आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसके लिए क्या चाहिए, अकाउंटिंग, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, आइए। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो पहला सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, वो रूल्स ऑफ एक्शन है जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं यूनिवर्सली। इनको बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्यों, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है, सबको एक्सेप्टेबल होंगे। फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है साहब, अकाउंटिंग कंसेप्ट वो अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी इज प्रिपेयर्ड। आपने अकाउंट के 3 फंडामेंटल अजम्पशंस के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हम आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट वो अजम्पशन है जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स है, ठीक है ना, जो जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, अजम्पशंस है। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपरा या प्रथा। कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशंस का मतलब है कोई भी चीज प्रथा कब कहलाती है, जब वो बहुत लंबे समय से चल रही हो। मतलब ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या ऐसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉलो किए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशन की अगर बात करें तो 4 कन्वेंशंस को ध्यान में रखा जाता है। पहला है साहब कंसिस्टेंसी, दूसरा है डिस्क्लोजर, तीसरा है मटेरियलिटी और मटेरियल, और चौथा है सर कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंसिस्टेंसी यानी संगतता,
डिस्क्लोजर यानी प्रकटीकरण, मटेरियलिटी यानी सारवांता, और कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रहे हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल जो फॉलो किए जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से, उनको हम बोलेंगे कन्वेंशंस। ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? देखो साहब, अकाउंटिंग पॉलिसी वो तरीका है जिस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ कंपनी क्या करता है, प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करता है। प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये काम है किसका, अकाउंटिंग पॉलिसी का। ये कौन बताता है? अकाउंटिंग पॉलिसी बताता है। ठीक है, लेखांकन नीति। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? कंपनी यानी एंटिटी डिसाइड करेगा। ठीक। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड होते हैं, भगवान ने नहीं बनाया है। प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम के साथ इनको चेंज भी किया जा सकता है। जनरली एक्सेप्टेड होते हैं और 3 पैरामीटर सेटिस्फाई करना चाहिए। रेलेवेंस होने चाहिए यानी प्रासंगिक होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और फिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये एक ही बात कहे। ठीक है, एक ही चीज को बोले, ऐसा ना बोले कि ये दूसरी सिचुएशन में उसी बात को गलत बोले और दूसरी सिचुएशन में उसी बात को सही बोले। और फिजिबिलिटी यानी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या कंसेप्ट। ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग में यहां से क्वेश्चंस आने के पूरी संभावना है। ठीक है। पहला क्या है? बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग का बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है। बिजनेस क्या है? अलग है, और ओनर अलग है। बोथ आर डिफरेंट। ओनर जो कैपिटल लगाएगा उसके लिए उसको बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी माना जाएगा, और ओनर जो पैसा निकालेगा उसको बिजनेस की ड्राइंग मानी जाएगी। तो ध्यान रखना कि ओनर का एग्जिस्टेंस और बिजनेस का एग्जिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेपरेट होगा। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से? अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। लेखांकन इकाई या व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत कहता है कि स्वामी अलग है और व्यवसाय अलग है। तो बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम? बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे विच आर रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, जो कि बिजनेस से हैं। ठीक है, बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जैसे समझ लो कि एक शॉप है, अभी शॉप में इसने पैसे लगाए, तो शॉप में जो सेल परचेस होगा उसको लिखेंगे। अब मान लीजिए कि इसके यहां पर बात करते हैं बिजनेसमैन के घर में। बिजनेसमैन ने एक क्या कर दिया, एक कंप्यूटर खरीदा पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, और खुद का ही पैसा लगाया। तो क्या उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में? तो समझना बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। हम किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बनाएंगे? बिजनेस का बनाएंगे, ओनर का नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब अगला है साहब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या कंसेप्ट। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा पैसा, ठीक है, पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है। ठीक है। तो बहुत पुराना मूवी का एक गाना है ना, दे दनादन करके मूवी है। ठीक है। तो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, की मैनेजेरियल पर्सन, कंपनी का सीईओ, उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? सिग्निफिकेंट है कंपनी के लिए, लेकिन क्या रिकॉर्ड करोगे? नहीं। डेथ को यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। कंपनी में क्या हो गया? हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गया। क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ में आ रही है बात? ओके। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको पैसे के रूप में तौल सकते हैं। पैसे की बात करेंगे। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? सब कुछ प्रकट कर दो, सब कुछ बता दो। मतलब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, यानी प्रकट करना है। अब सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल क्या है साहब? सिग्निफिकेंट और मटेरियल वो बातें हैं जिनसे यूजर के डिसीजन पर फर्क पड़ सकता है। यूजर के डिसीजन पर फर्क पड़ सकता है।
उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इंफॉर्मेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है या मटेरियल। जैसे अब मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें 5 रुपए का फ्रॉड है, तो भाई 100 करोड़ की कंपनी में 5 रुपए का फ्रॉड रिलेवेंट नहीं है, लेकिन 100 करोड़ की कंपनी है और अगर उसमें 10 करोड़ का फ्रॉड है तो ये बहुत रिलेवेंट है। फुल डिस्क्लोजर, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी होनी है, ठीक है, अब आपकी शादी होनी है, तो जिस व्यक्ति से आपकी शादी हो रही थी वो क्या था, अनमैरिड है, ठीक है ना। अब मतलब अभी वो जो है उसकी अभी शादी नहीं हुई है। अब पता चला कि उसकी पहले से एक शादी हो चुकी है, ठीक है ना, और उसने डाइवोर्स लिया है, तो वो अनमैरिड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, डाइवोर्स्ड। अभी उसकी पत्नी नहीं है या पति नहीं है, लेकिन वो ये फैक्ट उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताओ। ये फैक्ट उसको बताना चाहिए क्योंकि ये आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या होगा, यूजर को समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और वो सही डिसीजन ले पाएंगे, साउंड डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। आपको कोई इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं है, कंसील नहीं करना है, प्रकट कर देना है, दिल खोल के बताना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो या इसको पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, पीरियोडो कंसेप्ट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बिजनेस को क्या माना जाएगा, गोइंग कंसर्न माना जाएगा, कि हम ये मानेंगे कि बिजनेस की जो जिंदगी है वो इनफाइनाइट है, अनंत काल तक के लिए है। लेकिन अनंत काल तक के लिए है, लेकिन परेशानी ये है कि हमें बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, जनरली 1 साल में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उस पीरियड के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके ये देखते हैं कि इस साल में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो लाइफ ऑफ एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। अरे आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आप मान लीजिए क्लास फर्स्ट क्लास से सीधे आपका इवेल्युएशन ग्रेजुएशन में हो, तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि आप बुद्धिमान हैं कि नालायक हैं। तो इसीलिए हर साल को क्या करते हैं, हर साल में फाइनल एग्जाम होते हैं हर क्लास में, और उसको क्या करते हैं, एग्जामिन किया जाता है। आई बात समझ में। तो अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल का होता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगले साल, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कुछ भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट समझ गए। उसके बाद अगला मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में हमने बात की कि जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मटेरियल क्या है, जो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। मटेरियल क्या है, जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है, उसके बेसिस पर यूजर का डिसीजन अलग हो सकता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपने बताया कि आप जो है वो डाइवोर्स्ड हैं, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो आपसे शादी करने वाले पर्सन का डिसीजन हो सकता है कि वो आपसे शादी करना अब ना चाहे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसका डिसीजन अफेक्ट हो गया, मतलब ये इंफॉर्मेशन देना आपके लिए क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इररिलेवेंट चीजें नहीं देना है, इररिलेवेंट बातें नहीं बतानी है, ठीक है। कि बता दो कि दूसरी दूसरी क्लास में मेरी पेंसिल टूट गई थी, 8वीं क्लास में मैं फेल हो गया था, ये इररिलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार होना, विवेकशील होना, और कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादी होना। देखो सिंपल सी बात, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझना, ठीक है ना। वो आपको देख के मुस्कुराई, ठीक है, वो आपको देख के मुस्कुराई और आपने शादी का कार्ड बंटवा दिया। वो आपको देख के मुस्कुराई और आपने शादी का कार्ड बंटवा दिया, और फिर होना क्या था, वो आपको देख के मुस्कुराई इसलिए थी कि आपके ऊपर हंस रही थी, तो शादी होनी है क्या, नहीं होगी, मतलब घोर बेइज्जती, घोर बदनामी। और एक बंदा था, ठीक है, मतलब इस केस में आप प्रूडेंट नहीं है, समझदार नहीं है, और एक बंदा था जब तक दुल्हन घर नहीं आ गई, ठीक है, तब तक उसने कोई जश्न नहीं मनाया, तो वो बोलेंगे कि वो प्रूडेंट है। मतलब क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंस का प्रिंसिपल कहता है कि
आपको अगर फ्यूचर में प्रॉफिट दिखे तो खुशियां मत मनाइए, फ्यूचर का प्रॉफिट आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस दिख जाए तो कान खड़े हो जाइए, उसके लिए तुरंत सतर्क हो जाइए। मतलब दूर से दिख रहा है प्रॉफिट, जब तक वो प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दूर से कोई लॉस दिख गई तो उस लॉस को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रूडेंट हैं, क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल, आपने एग्जाम दिया, भगवान करे सबका सिलेक्शन हो जाए, आपने एग्जाम दिया और अनफॉर्चुनेटली एग्जाम बहुत सॉरी अनफॉर्चुनेटली एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया। आपने बोला आप इस बार तो होना नहीं है, सिलेक्शन होना नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। आपका एक मित्र एग्जाम दे के आया और उसने पार्टी दे दी, उसने बोला मेरा तो हो ही जाएगा, उसने पार्टी दे दी। अब पार्टी देने के बाद रिजल्ट आया, आपका नहीं हुआ जैसा आपने बोला ही था कि नहीं होगा, लेकिन उस बंदे का भी नहीं हुआ। अब बताइए प्रूडेंट कौन है? आप हैं, क्योंकि आपने फ्यूचर लॉस को एंटिसिपेट करके दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगे थे। लेकिन ये बंदा इसी मुगालते में था, इसी गलत फहमी में था कि इसका हो जाएगा, वो हुआ नहीं। भगवान करे सबका हो जाए, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि कंपनी अपने प्रॉफिट को ओवर स्टेटेड ना बताए। अब जैसे मान लो कि सेल का ऑर्डर, परचेस का ऑर्डर मिला कंपनी को, सेल करना है, सेल एक एक ऑर्डर आया कंपनी को, ठीक है। अब उस ऑर्डर को आते ही कंपनी ने सेल रिकॉर्ड कर लिया, भैया ऑर्डर आया है, अभी सेल हुई नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। समझ में आई बात? कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है साहब, कि एसेट्स को जितने रुपए में खरीदो उतने में ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे, ठीक है। कैसे? मान लो आपने लैंड खरीदा 1 करोड़ का, ठीक है, उस पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी, मान लो लगी स्टैंप ड्यूटी 10 लाख रुपए, ठीक है। तो आप लैंड की वैल्यू कितनी दिखाएंगे? 1.10 करोड़, क्योंकि एसेट को रेडी टू यूज करने में जो खर्चा लगता है वो भी क्या किया जाता है, एसेट की कॉस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा, अब ये 10 साल बाद भी आपकी बुक्स में एसेट्स कितने में दिखेगी? 1 करोड़ 10 लाख की। क्यों? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, जिस ओरिजिनल प्राइस पर इसको परचेस किया गया था उसी को दिखाया जाएगा। अब मान लो एक मशीन आपने खरीदी थी, मशीन की परचेस प्राइस थी 20 लाख रुपए, मशीन को अपने यहां पर ले आने में खर्चा लगा 1 लाख रुपए और उसको इंस्टॉलेशन में भी लगा 1 लाख रुपए। तो मशीन को आप कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 22 लाख रुपए में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रेडी टू यूज बनाने तक का जो खर्चा होगा वो एसेट के साथ क्या कर दिया जाएगा, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट। अब 10 साल बाद भी अगर मशीन दिख रही है तो कितने में दिखेगी? 22 लाख रुपए पर दिखेगी। हाँ, डेप्रिसिएशन जरूर होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जितने रुपए में एसेट खरीदी जाए उतने में ही दिखाई जाए, जितने में एसेट आपको पड़े। उसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। मतलब आपने 1 अप्रैल, समझना 1 अप्रैल पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से आपने एंटिटी के बिजनेस को साल, हर साल एक एक साल में डिवाइड किया है। तो आप समझ लीजिए 31 मार्च 2020 से 2021 तक के लिए, ठीक है। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के अगर आप इनकम्स लिख रहे हैं तो सारे एक्सपेंसेस भी कहाँ के होने चाहिए? इसी साल के होने चाहिए। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर इसी साल के होने चाहिए। सिंपल सी बात है, आप अगर इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस साल का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करिए। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। आप इनकम तो इस साल की रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जबकि इनकम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी से मैचिंग एक्सपेंसेस भी आपको रिकॉर्ड करने हैं। इसी वजह से हर साल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। हर साल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है भैया। क्यों डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? क्योंकि एसेट यूज हो रही है, एसेट यूज हो रही है और एसेट्स की वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जितना एसेट इस साल खर्च हुआ, जितना एसेट इस साल यूज हुआ, उसको एज एन एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कौन से कंसेप्ट के हिसाब से लगाया जाता है? मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मिलान सिद्धांत। अगला है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? कुछ तो डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट।
कि कुछ तो डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा, ठीक है ना। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इसी को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोला जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। जैसे आपने कैश बैंक में जमा किया तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला याद रखना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, हमेशा ये, अगर एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, लेखांकन समीकरण है। एसेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर हमेशा होगा, ध्यान रहे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का मतलब ये कहता है साहब, देखो, आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करेंगे? जब आपने अर्न कर लिया है। अर्न का मतलब क्या है? कि जब आपका ये अधिकार आ गया है कि आप उस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त हो या ना हो, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने सेल किया, किसी को आपने सेल किया, तो अब आपके पास ये अधिकार आ गया कि आप उस व्यक्ति से पैसे ले सकते हैं। तो आपको सेल रिकॉर्ड कर लेना है, आपको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। अभी पैसे उसको उधार बेचे हैं तो बाद में देगा, वो अलग बात है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि साहब, आप जब सेल करें तभी क्या करें? उसको रिकॉर्ड कर ले। जब आपका अधिकार हो जाए तब आप रिकॉर्ड कर ले। इसी तरीके से आप डिविडेंड कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि उस दिन हमारे पास ये अधिकार आ गया कि अब हम कंपनी से डिविडेंड ले सकते हैं। इंटरेस्ट जब ड्यू हो गया तो हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइबल का मतलब आपने वाउचिंग पढ़ा है, ऑडिटिंग में वाउचर्स पढ़ा है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसके पीछे सपोर्ट होना चाहिए वाउचर्स का। वाउचर कौन होगा? जो ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करेगा, जो ट्रांजैक्शन को वैधता प्रदान करेगा। बिना वाउचर के आपको एंट्री वगैरह नहीं करनी है। तो ये हमारे कंसेप्ट थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं साहब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। एग्जाम में एक क्वेश्चन यही आता है कि साहब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन से हैं? तो 3 अजम्पशंस हैं, ध्यान रखना। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एंड तीसरा क्या है साहब? मटेरियलिटी, ठीक है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड, सॉरी मटेरियलिटी नहीं, एक मिनट, आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई। मटेरियलिटी नहीं, अक्रूवल, सॉरी। तो ठीक है ना, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। मतलब ये अकाउंटिंग में अनलेस अदरवाइज एनीथिंग स्टेटेड, ये मान लिया जाएगा कि ये 3 चीजें अकाउंटिंग में फॉलो की जा रही हैं। क्या क्या? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? कि ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ जो है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब क्या है? कि बिजनेसमैन का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपने बिजनेस को बंद करेगा, उसका एग्जिस्टेंस अनंत काल तक के लिए है। इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, ठीक। चालू व्यवसाय की अवधारणा। दूसरा क्या है साहब? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? संगतता, सततता। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अपनाई है, अगर आपने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपनाया है, अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है, तो आप क्या करें? उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। कंसिस्टेंटली का अप्लाई करने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल आपने कोई दूसरी पॉलिसी अपनाई, अगले साल दूसरी, फिर तीसरे साल, ऐसे हर साल आप बदलते जा रहे हैं। कभी आप कैश मेथड से बनाते हैं बिजनेस और कभी अक्रूवल मेथड से बनाते हैं। आई बात समझ में? किसी साल आप WDV मेथड इस्तेमाल करते हैं और किसी साल आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप ना करें, कंसिस्टेंट रहें। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी आएगी, कंपैरेटिबिलिटी आएगी, सिंपल सी बात है। अब अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कैसे किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है, पहला, जब लॉ की रिक्वायरमेंट हो, कानून बोले तो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर कर दे कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है। और तीसरा, उससे आपका प्रेजेंटेशन बेटर हो जाए, उससे आपका क्या हो जाए? प्रेजेंटेशन जो है वो बेटर हो जाए। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंट हो जाए आपका प्रेजेंटेशन। तो 3 केसेस में आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सा? कानून की आवश्यकता हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक की आवश्यकता हो, या फिर उससे प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन बेहतर हो रहा है, ठीक है।
और तीसरा क्या है साहब, अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब क्या है कि सभी रेवेन्यू और कॉस्ट को आपको रिकॉग्नाइज करना है जब वो अर्न हो जाए या फिर वो इनकर हो जाए। रेवेन्यू अर्न होगी जब आपने अर्न कर लिया और कॉस्ट जब आपने इनकर कर दी। इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू अर्न होने का मतलब मैंने आपको बताया कि अब आपका उस पैसे को प्राप्त करने का अधिकार हो चुका है, और कॉस्ट इनकर होने का मतलब क्या है कि अब आपकी लाइबिलिटी हो चुकी है कि उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, भले आपने पेमेंट किया है कि नहीं, ये बात की बात है। अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है, उपार्जन आधार पर क्या कहता है कि अब आपका ये अधिकार हो चुका है। समझ में आई बात? जैसे आपने सेल कर दी, उधार सेल की है, पैसा नहीं मिला, पैसा अभी नहीं मिला है लेकिन आपने सेल कर दी है, मतलब आपका अधिकार हो चुका है। कॉस्ट, आपने किसी वर्कर से 1 महीने काम कराया, उसको अभी पैसा नहीं दिया है लेकिन अक्रूवल बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा बुक करना पड़ेगा, भले ही आपने पेमेंट नहीं किया है। अक्रूवल कहता है कि सभी रेवेन्यू और कॉस्ट को आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से, गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा क्या है, अक्रूवल। तो GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की 100% चांस है। अब हम आगे चलते हैं। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। देखो अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, एक है कैश बेसिस और दूसरा है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का बोलते हैं रोकड़ आधार या नगद आधार, और अक्रूवल बेसिस का यानी उपार्जन आधार। देखो समझ, कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तभी करेंगे जब पैसा रिसीव हुआ या पैसा पे हुआ, दो ही केसेस में करेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। मतलब इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। किस अकाउंटिंग में, कैश बेसिस अकाउंटिंग में। क्यों, पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अक्रूवल में कैश से हमें नहीं मतलब है, हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू अर्न हुआ कि नहीं, हमने कमाया कि नहीं, यानी हमारा अधिकार है कि नहीं, और अगर एक्सपेंस है तो वो इनकर हो चुका है कि नहीं, मतलब हमारी अब लाइबिलिटी उसको देने की है या नहीं। अगर ये आ गया तो अक्रूवल में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कैश बेसिस की अगर हम बात करें तो 100 क्या, कैश बेसिस में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश रिसीव हुआ या कैश पेमेंट हुआ। ठीक है, ड्यू बेसिस पर इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम। जैसे अगर सैलरी अप्रैल की है 10,000 और हमने उसको अगस्त में पे किया है, तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस पे अगस्त में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पेमेंट कब हुआ है, अगस्त में। कैश बेसिस को कंपनी कंपनी कोई भी कंपनी है तो वो अपने अकाउंट को कैश बेसिस पर नहीं बना सकती, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में इसको मना किया गया है, और ये जो है वॉयलेट करता है मैचिंग कंसेप्ट को। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जब की इनकम लिख रहे हो तभी का खर्चा लिखो। ये क्या करता है भाई, अप्रैल का खर्चा कहाँ लिख रहा है, अगस्त में लिख रहा है, तो ये गलत बात है, मैचिंग कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा दी इसने। दूसरा अक्रूवल, अक्रूवल कहता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट को आपको तब रिकॉग्नाइज करना है जब दे अकर, अकर का मतलब जब वो घटना घटित होती है तब आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि जब वो मिले या आप उनका भुगतान करें। मतलब सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू को आपको तब रिकॉर्ड करना है जब आपने उसको अर्न कर लिया है, कमा लिया है, और एक्सपेंडिचर को आपको तब रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस को आपको तब रिकॉर्ड करना है जब आपने उसको इनकर कर दिया है। इसको बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट में क्या किया जाता है, अलाउड किया गया है। मतलब कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स को अक्रूवल बेसिस पर ही रख सकती है, कैश बेसिस पर नहीं रख सकती है। ठीक है, तो ये आपका हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, हमने डिस्कस किया फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, और हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्विजेस जरूर दें, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थैंक यू सो मच।